प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 11 और जिसका नेम है आधुनिकीकरण के रास्ते, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया था पहले ही। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। ये इसका सेकेंड पार्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज चीन के बारे में पढ़ेंगे। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नज़रिए झलकते हैं: कांग योवेल 1858 से 1927 या लियांग किचाडू 1873 से 1929 जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिम विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी। जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अफीम युद्ध, ओपियम वॉर, एक यूरोपीय चित्रकारी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अफीम का व्यापार, चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर केंटन के उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। क्या यह पेंटिंग अफीम युद्ध की अहमियत का स्पष्ट बोध कराती है? देख ले सकते हैं। कांग युवेई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। इन सब में से अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था।
इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीन राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के लिए जापानी अनुवाद किए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो चीन की ज़मीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। परीक्षा प्रणाली। अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख, ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाक-कु-वेन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्गों में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय शिंगहुआन डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूँकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, इसके आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नज़र नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात-सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। सन यात-सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन-चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत है राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना और समाजवाद जो पूंजी का निगमन करे और भूस्वामित्व में बढ़ावरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने और समानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनस्था के खात्मे, शादी की बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की।
गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात-सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा और खाना, घर और परिवहन, इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वार लॉर्ड्स को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन उनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी शियाओ, शिमिन व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर में महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों को फैलने में मदद मिली। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। शाओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत करवाया। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। भेदभाव का एहसास लोगों को कैसे एकताबद्ध करता है, देखिए। 1935 का शंघाई में एक काला अमेरिकन तुरेही वादक बक फ्लेटन अपने जैज और कैस्ट्रा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वाद्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मारपीट करके उन्हें उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी बहुत सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई, जिसमें वे जीत गए, के बारे में वो लिखते हैं: चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभिष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते भर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर जीवनचर्या के बारे में वो लिखते हैं: मैं कभी कभी देखता हूँ कि 20 या 30 कूली मिलकर किसी बड़े भारी ठेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़ों द्वारा खींचा जाता। ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे और पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि किस तरह पेट भर चावल और सोने की एक जगह हासिल कर ले। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। रिक्शा खींचने वाला लान जिया द्वारा बनाया गया काष्ठ चित्र राओ शे द्वारा रचित उपन्यास रिक्शा एक गौरव ग्रंथ बन गया। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात-सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों से बराबरी लाना
कभी कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। बढ़ती हुई कीमतों की कहानी। यहाँ पे बैल 1937 में, सुअर 1939, आटे की बोरी 1941, मुर्गे 1943, अंडे 1945 और कोयले का टुकड़ा 1947 और पन्ना 1949। जापान और चीन 1603 में समय रेखा। 1603 तोकुगावा लियासु इराइदो शोरगुल की स्थापना। छीन राजवंश 1644 से 1911। 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। 1839 से 60 में दो अफीम युद्ध। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना। जापान के अलगाव का अंत। मेजी पुनर्स्थापना हुआ 1868 में। 1872 में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन। 1889 में मेजी संविधान अमल में आया। 1894 से 95 में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ। 1904 से 5 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ। 1910 में कोरिया का सम्मेलन। 1945 तक उपनिवेश। 1912 में सन यात-सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना। 1914 से 18 में पहला विश्व युद्ध। 1919 में 4 मई का आंदोलन। 1925 में सभी पुरुषों को मताधिकार। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1931 में चीन पर जापान का हमला। 1926 से 49 में चीन में गृह युद्ध। 1941 में 41 से 45 तक प्रशांत युद्ध और 1934 में लॉन्ग मार्च हुआ। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम विस्फोट। 1946 से 52 में अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा। जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण करने के लिए सुधार। 1949 में चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 1964 में एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल और 1966 में सांस्कृतिक क्रांति। 1976 में माओ त्से-तुंग का और चाउ एन लाई का निधन। 1997 में ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। 1997 में चीनी साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर किया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इसमें आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में दो संकट थे, एक पर्यावरण संबंधी जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कैमरून या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म करे। कॉमिन्टर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। इनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का अधिकार बन गया और 1947 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से-तुंग ने जेसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ
तेंस्को ने आमूल परिवर्तनवादी और तौर तरीकों को जियांग्सकी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने के से और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया। 1930 में जुनूबो में किए गए एक सर्वेक्षण में माओ तेंस्को ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं, स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियों, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और वेश्याओं, धार्मिक संगठनों की मजबूतियों, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100 से 200 युआन पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं मिले क्योंकि ज़रूरत मजदूरों की थी, लैंगिक शोषण की नहीं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। यहाँ पे साम्यवादी क्षेत्र को देखा जा सकता है। लॉन्ग मार्च का मुख्य मार्ग दिखाया गया है मोटे एरो से, और अन्य मार्गों को भी दिखाया गया है डॉटेड लाइन से। ये मंचूरिया का क्षेत्र है जो कि जापान के अंतर्गत था, और ये बाहरी मंगोलिया है। केनाड, ये सचुआन यांगत्से नदी है, जूजी मेकांग नदी, यूनास। लॉन्ग मार्च का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था वो दिखाया गया है। कम्युनिस्टों की सोवियत कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च 1934 से 35 पर जाना पड़ा, जो कि शांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डे यूनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। कैमरा क्षेत्र 1941 में लॉन्ग मार्च पर सैनिकों द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाते हुए यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, ने भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामियों को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने साम्यवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश की तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय होगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे।
लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953 से 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियू शाओची और तंग शियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव 1965 से 78। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता के बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा थी, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दोषारोपण और नारेबाजी से तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमज़ोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के दौरान में प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीनी शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 में शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांव-पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग शियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्रीय लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी ने इससे सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वां आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म कर पाने के लिए CCP का आलोचना किया। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। यहाँ पे 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वच्छंद रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे थे। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और बाजार विश्व से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद और फिर तर्क की पश्चिमी नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है। ताइवान का किस्सा। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियों लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथों में सौंपनी पड़ी थी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषण 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली।
फरवरी 1947 में हुई जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोधों करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, उसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया। इसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती रही, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल लगातार घटता गया। ताइवान एक लोकतंत्र के रूपांतरण और भी नाटकीय रहा है। यह 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गए, तब इस प्रक्रिया में गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में ही पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का एक हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में असहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। आधुनिकता के दो मार्ग। औद्योगिक समाजों में एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आज़ाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राहें तैयार की। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध और लोकतंत्र की मांग का गला घोट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही और अंदरूनी विकास भी प्रभावित हुए। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिम साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश भी की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव है। एक और जहां जापानी एशिया को पश्चिम आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद रखते थे, दूसरे लोगों के लिए यह विचार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के सुधार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या ज़बरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्यचर्या की मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के सुधार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या ज़बरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए मेजी स्कूल पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की, किंतु पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ाना अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी,
पर जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए बदलाव विदेशी और देशी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। चीन का आधुनिकीकरण का सफ़र बहुत अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमज़ोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज़्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े। युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृह युद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की जानें गई। प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों को और बढ़ा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता निर्मित करने के रास्ते की तलाश की गई। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि परंपरा जन समुदाय को गरीबी में जकड़े हुए हैं, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल के लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्यों की स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने में काम आती थी। तथापि इससे शताब्दियों पुरानी असमानताओं हट गई, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई। पार्टी ने अब बाजार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी है। यह नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह अपने धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वो अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना सिंह राजवंश ने कैसे किया। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे वो बताइए। संक्षेप में निबंध लिखिए। क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकीकरण की जापानी नीति के चलते हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या आप मानते हैं कि माओ त्सेतुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियादी डाले में सफलता प्राप्त की। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाइएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।